बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। यानी क्लासेस में हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसको ओवरलोड कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में कि हम एक से ज़्यादा जब फंक्शन बनाते हैं तो वो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। इसी तरह क्लासेस के अंदर भी जब आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये कैसे होगा, आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम वैसे ही है जैसे आप फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं। इसमें ये फ़र्क सिर्फ ये है कि फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न करते हैं जबकि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी सारा सेम है, आपके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नाम भी सेम होगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में डिफरेंस हो सकता है या उनकी डाटा टाइप में डिफरेंस हो सकता है। यानी जो हमसे वो पैरामीटर्स लेंगे वो उनमें डिफरेंस होना चाहिए, या तो उनकी तादाद में फ़र्क होना चाहिए या वो उन पैरामीटर्स की जो डाटा टाइप होगी उसमें फ़र्क होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। आइए ज़रा हम इसको कोड की शक्ल में देखते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको प्रोग्रामिंग में कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए हम एक यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, क्लास ए बी के नाम से। वेरी सिंपल, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है। इसके प्राइवेट एरिया में जाके हम एक बल्कि दो हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक हम इंटीजर टाइप का बना लेते हैं और दूसरा हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो आप जैसे हम पहले कह चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम हमारी क्लास के नाम से होता है। तो अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमसे एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर मांग रहा है और ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे हम इस ए के वेरिएबल के अंदर हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे हम इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे हम इसके अंदर इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं और साथ हम यहाँ पे इसके एंडल भी लगा देते हैं ताकि जो आउटपुट आएगी नेक्स्ट आउटपुट हमें नई लाइन के ऊपर आए। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे हम डबल टाइप का इसको आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं या पैरामीटर हम इसको पास कर देते हैं। यहाँ पे जो इस y के वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं b के वेरिएबल में और साथ हम इस वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। देखेंगे कि क्या हमारी इसमें वैल्यू पहुंची है या नहीं पहुंची। तो फ्रेंड्स इतना ही। ये हमारे अब आप देख चुके हैं कि यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं। ये एक कंस्ट्रक्टर ये है और दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा ये है। इस कंस्ट्रक्टर में जो पहला कंस्ट्रक्टर है इसमें हम इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम डबल टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब हम मेन की तरफ। मेन में जाके हमें इनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो हम ये जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए हम हर कंस्ट्रक्टर के लिए हमें एक अलहदा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। फ्रेंड्स ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना लाजमी होगा। तो अब चूंकि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको दो ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हमने ऐसा ही किया है कि उसी क्लास का जो हमारे पास ए बी की क्लास है उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट OBJ1 के नाम से क्रिएट किया है और वो हमसे पैरामीटर मांग रहा है। हम उसको पैरामीटराइज कर रहे हैं 50 के वैल्यू से, और दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम पैरामीटराइज कर रहे हैं 100.75 के साथ हम उसको पैरामीटराइज कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स ये चीज़ ज़हन में रहे कि आपको हर कंस्ट्रक्टर के लिए आपको एक अलहदा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये अब हमारा कोड मुकम्मल है। आइए ज़रा इसको कंपाइल करके देखते हैं। पहले हम इसको सेव करेंगे। ये इसको मैंने सेव ऑलरेडी कर दिया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड के नाम से। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्टर आर द टाइप कन्वर्जन बिफोर ए बी। तो ए बी जो है उसमें वो यहाँ पे कह रहा है हमें कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपकी। आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी पैरेंथेसिस नहीं लगाई, ये इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। आइए ज़रा अब मेन फंक्शन की हमने पैरेंथेसिस लगा दी हैं, इसको कंपाइल करते हैं। ये अब भी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी। तो ये प्रॉब्लम हमें दे रहा है कि ये जो आपका ए है जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है कि ये प्राइवेट एरिया में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा पहले हमें इसको पब्लिक में लाना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चीज़ सेव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग है, और इसको अब हम रन करेंगे तो ये हमें वो हमारी मतलूबा आउटपुट यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ए में वही वैल्यू पहुंची है और बी में भी वही वैल्यू पहुंची है। तो फ्रेंड्स ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो ये है कि हमने मेन फंक्शन में जाके उस क्लास का जो हमारे पास ए बी के नाम से क्लास है, ये आप देख रहे हैं, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj1 के नाम से, और फिर उसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj2 के नाम से। ये दो ऑब्जेक्ट हमने इसलिए क्रिएट किए हैं कि यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर भी दो बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला कंस्ट्रक्टर है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है। और पहला कंस्ट्रक्टर हमसे इंटीजर टाइप की वैल्यू मांग रहा है, इसलिए हमने उसको 50 दी है। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमसे फ्लोट डबल टाइप की वैल्यू मांग रहा है, इसलिए हमने उसको ये फ्लोट टाइप की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये इंटीजर की वैल्यू ले रहा हमसे, इसलिए यहाँ की इंटीजर की वैल्यू x के पास पहुंचेगी। x आगे देगा a को, जो हमारे पास यहाँ पे a का वेरिएबल पड़ा हुआ है इसमें स्टोर कर देगा, और साथ ही ये एग्जीक्यूट होके हमें ये वैल्यू भी शो करवा देगा। उसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको क्रिएट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसको पैरामीटराइज करके ये यहाँ y के पास पहुँचा देगा। y आगे असाइन करेगा b को, और b के ज़रिए से फिर हम आगे इसको शो करवा रहे हैं, हमने सी आउट की स्टेटमेंट के ज़रिए से इसको शो करवा लिया। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर बंद हो जाएगा, उससे अगली लाइन को चेक करेगा, आगे हमने आर्जी तौर पे प्रोग्राम बंद कर दिया है, और यह हमारा मेन फंक्शन बंद हो रहा है, तो ये प्रोग्राम भी आपका इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज था हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, यही चीज़ हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती है। इसमें आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।